20 नवंबर 1979 फजर का टाइम। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, अरबी में कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वहाँ पे पैनिक हो जाता है। इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका हुआ है। मास्टरमाइंड का नाम जो है जोहेमान अल अतेबी। फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। जब ये खबर फैलती है तो मुस्लिम दुनिया तो शॉक में चली गई है। असला, वहाँ पे स्नाइपर्स, ये कैसे वहाँ पर अंदर रसाई मिली इन्हें? सुबह के वक्त जनाजे आते हैं, उसके अंदर राइफल्स थी। गवर्नमेंट भी थी, मोनार्क सिस्टम भी था, रिस्पांस क्या था? इमाम काबा जो हैं बताया कि यहाँ पे अटैक हो गया और 500 के करीब थे वो अफराद। वो चाहते सिर्फ ये थे कि ये रजीम जो है ये सरेंडर कर दे और लोग माने उस चीज को कि वाकई इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका हुआ है। अल कहतानी जो इमाम मेहदी बना था, उसकी आंख के नीचे जख्म आए। तो वहां पे जो लोग थे वो कहते थे कि हमें तो बताया गया जोहिमान की तरफ से कि इसे तो गोली छू नहीं सकती है। गैर मुस्लिम को इजाजत नहीं है हमारी पाक सरजमीन में दाखिल होने की। फ्रांस के जो लोग आए वो किस तरह से आए? उलमा की कौंसिल बिठाई गई, जबरदस्ती फतवा लिया गया। हर 50 मीटर के ऊपर जो है जहरीली गैस छोड़ी गई और साथ में ग्रेनेड फेंके गए। 1979 20 नवंबर का क्यों इंतखाब किया गया? क्योंकि 14वीं सदी शुरू हो रही थी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ट्रेंड एसएसजी कमांडोज को भिजवाया था कि जाकर खाना काबा की हिफाजत करें। सबको नहीं मारा गया। सऊदी हुकूमत चाहती थी कि इन्हें जख्मी हालत में लोगों के सामने लेके आया जाए। अच्छा, वो अरेस्ट हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले जो उनसे मुलाकात की है शहजादा सऊद अल फैसल ने। और जोहेमान को कहते हैं जोहेमान आखिर क्यों? तो जोहेमान ने शहजादा फैसल को देखते हुए कहा, इस सारे वाक़े का एक बंदे के ऊपर कितना गहरा असर हुआ और उसका नाम क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। और आपको पता है कि हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स, ऐसी डिस्कशंस लेके आते हैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से जो आपको तारीख में भी लेके जाती है, करंट इश्यूज से भी जुड़े रखती है और ट्रेंडिंग इश्यूज भी आपको साथ साथ बताते हैं। लेकिन आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो किस्सा है जिससे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिल लगी भी है। मुसलमान उस जगह जाने के लिए तड़पते भी हैं और दिल से ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वहाँ पर बुला और बुलावा आए। और वो खुशनसीब लोग होते हैं जो जिन्हें बुलावा आता है वहाँ से और वहाँ पर हाज़िरी होती है। खाना काबा का वो दिन जब एक दिन ऐसा आया कि तवाफ़ रुक गया और कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई और खाना काबा की दीवारें खून से भर गई थी। तो ये सारा मामला क्या था? इसको कहा जाता है द सीज ऑफ मक्का। तो इस मामले पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है। उस्मान वड़ैच साहब हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर भी आप बात करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे किस्से, बहुत से हिस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे राज आपके सामने लेके आते हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो इसी के साथ आगाज करते हैं इस पॉडकास्ट को। लेकिन इससे पहले द ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके लिए इस तरह के हम कंटेंट बनाते रहें और आपके आगे इसको पेश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं वंस अगेन? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह जी, हम आपको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह और आप आगे हमारे पॉडकास्ट में हिस्सा भी बनेंगे इंशाल्लाह। और लोग पसंद भी करते हैं आपकी वो बातें, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, आप जिस तरह स्टडी करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वो लोग पसंद करते हैं। थैंक यू। उस्मान वड़ैच साहब, ये सीज ऑफ मक्का, जी। इसकी कहानी क्या है और ये कब शुरू हुआ, ये लोगों को ज़रा बताइएगा। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो खाना काबा पे तकरीबन मेजर जो है ना 4 अटैक तो हो चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। आमुल फील आपको पता होगा, अब्राहमा के वक्त में वो अटैक था, फिर बनु उमैया के अंदर सीज। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो वो 1979। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। ये जिसकी आपने बात की सीज ऑफ काबा, कि काबा के ऊपर जो अटैक लॉन्च किया गया। अब थोड़ी सी स्टोरी के बाद इसको जूम आउट करके मैं लेके जाऊंगा आपको। है सऊदी अरब जब बना कि इस दिन का 1979 के अंदर 20 नवंबर का सऊदी अरब के क़याम से क्या लेना देना था? क्या ये नीजक रिएक्शन था या इसकी पूरी एक बैगेज, एक पूरी लेगेसी है? अच्छा, स्टार्ट हम करते हैं 20 नवंबर
1979 फजर का टाइम, रूटीन के अंदर नमाज हो रही है। ठीक। हज़ारों वहाँ के ऊपर जो ज़ायरीन है, पिलग्रिमेज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार का फ़िगर बताया जाता है। ठीक। अब जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, वहाँ के ऊपर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और जो इमाम काबा हैं उनसे माइक छीन लेते हैं, और माइक छीनने के दौरान उन्हें धक्का जो है मारा जाता है, और अरबी में कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वहाँ पे पैनिक हो जाता है, क्योस। और वहाँ पे कहने वाला गुफ्तगू क्या कर रहा है, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका हुआ है और ओके। वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौज़ुबिल्लाह। और नौज़ुबिल्लाह, और ये सारी चीज़ें जो है वो अरबी में कही जा रही हैं। और याद रखें, वहाँ पे ज़ायरीन का बड़ा हिस्सा जो है वो गैर मुल्की हैं, हम्म। जिन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन क्योस की सिचुएशन है क्योंकि फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल ठीक। अब ये वो जगह है जहाँ आपने बात की जिसकी हुर्मत जो है उसका कुरान पाक जो है हमारी मुकद्दस होली यस। स्क्रिप्चर दावा करता है हम्म। कि उसके अंदर कतरा खून का भी ना हम्म। बहे है। लेकिन वहाँ के ऊपर जहाँ अजान की आवाज़ आती थी तिलावत की, वहाँ गोलियाँ जो हैं वो चल रही हैं, बिल्कुल ठीक। और 50,000 का मजमा वहाँ के ऊपर जो है वो समझें कि पैनिक मूड के अंदर चला गया। बिल्कुल ठीक। और अरबी में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, ये हमला, ये अटैक जो है, जो इंसर्जेंसी है, बाहर से नहीं हुई, ये अच्छा। सऊदी अरब के लोग ही हैं। और वो बंदा जो सरगना इस सारे मामले का, जिसने मास्टर प्लान तैयार किया था, मास्टरमाइंड का नाम जो है जोहेमान अल अतेबी, ठीक। वो बंदा जिसकी उम्र 40 साल है, ठीक है, और उसके दादा का ताल्लुक किसके साथ है, सऊदी अरब की रियासत की बुनियाद रखने वाले मलक अब्दुल अजीज के साथ, ओहो जिसके बेटे बाद में बादशाह बने। ये तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर भी नेशनल बाकायदा तौर सिक्योरिटी पर। गार्ड के अंदर ट्रक ड्राइवर के तौर के ऊपर भर्ती हुआ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ। क्लासिक अरबी नहीं बोल सकता था, बुद्धू बुद्धू कबीले। आपको याद है हमें बचपन में कहा जाता तू हाँ, बड़ा बुद्धू बुद्धू है, हैं। अकल के हाँ, कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल अंदर ठीक। है। ईरानी भी अभी ये बात लगाते हैं जी। कि ये बुद्धू है, इनका अकल से क्या लेना देना। ठीक। उन कबाइल से ताल्लुक़ रखता था, और इसके वालिद ने एक ग्रुप बनाया था, लश्कर अल अख़वान ब्रदरहुड के नाम के ऊपर। सही। वो ग्रुप इनके साथ मिल के लड़ा था अब्दुल अजीज़ के साथ, और जो मक्का के अंदर हुकूमत थी है बनु मोनार्क हाशिम की, सिस्टम था जो बिल्कुल। जो बनु हाशिम थे जॉर्डन के, उनको गिरा के 1926 के अंदर इन्होंने बुनियाद रखी है। शुरू में मामलात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही 1930 में तेल निकला और रियासत ने खुद को मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, हाथ में लाना शुरू किए, अमेरिकन के साथ है, तो ये चूंकि मॉडर्निटी के खिलाफ थे, ठीक। इन्होंने कहा होली लैंड के ऊपर शैतान की आमद होने वाली है, तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और उसके अंदर फिर जो मलिक अब्दुल अजीज़ हैं, जो सऊदी फरमा रवा थे, वो बरतानवी तैयारे जो है इस्तेमाल करते हैं इन ग्रुप्स के खिलाफ अटैक करने के लिए, और फिर इन्हें जंग के बाद मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे दी जाती है। बिल्कुल कुछ ठीक। लोग मारे जाते हैं और कुछ जो हैं वो तितर बितर होकर सहराओं का रुख करते हैं। सही। 50 साल बाद एग्जैक्टली 20 नवंबर 1979 की फजर की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जब तवाफ हो रहा था। ठीक 50 साल पहले क्या हुआ हम्म। इसके दादा के साथ, उमर, ये जो हमने बात की, जोहमन अल अतेबी का दादा सुल्तान बिन बजाद अल अतेबी, उसका पोता 50 साल और वो लेके दिल में बैठा हुआ दिल था। में लेके बैठा है। बचपन से ये स्टोरी सुनाई गई कि तुम्हारे दादा के साथ क्या किया गया था। ओके। तो वो बगावत, वो चीज़, नफरत जो थी वो पलती हुई इस जगह तक पहुंची है। और उसने जब धक्का मारा इमाम काबा को, और ये सारा कुछ जो प्लान था इसको अब हम डीकोड करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसके अंदर सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि इमाम मेहदी जो है उसे बाकायदा तौर पे तैयार किया गया। अच्छा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी जो है वो जोहमान अल उतैबी का साला था। उसकी दोनों बहनों से इसने शादी की। ठीक। मतलब जिसे इमाम मेहदी घड़ा गया, बनाया गया, उसकी दोनों बहनों से इसने शादी की थी। बिल्कुल ठीक। और उसकी उम्र 28 साल थी। तिलावत नमाज का वो वैसे बड़ा पाबंद था, बड़ा नरम खू किस्म का था। ठीक। इसको लगता था कि वो सारी खूबियां इसके अंदर हैं। याद रखें कि वो मास्टर प्लान ये था, सियासी बगावत करना, ख़ानदानी दुश्मनी, जो असल इसका कज़िया थी है। ठीक। उसमें कहा गया कि भाई वो आपके अंदर मौजूद है और उसको सामने लेके आया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हैं आउट ऑफ नोवेयर नहीं हो रही थी। 1978 में एक साल से मक्का के अंदर अफवाहें फैलाई गईं कि कुछ लोगों को ज़ियारत हुई है इमाम मेहदी की, और उसका ठीक। नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी। ठीक 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 ठीक। और ठीक। इस तरीके से मतलब वो पूरा नैरेटिव एक एक्सप्लेन किया गया, नैरेटिव पहले। शेप किया गया, और कहा गया, हर किसी ने जो बात की, इनके ग्रुप के लोगों ने, उन्होंने यही कहा कि परचम इस्लाम का उसके हाथ में है, और ग्रैंड मस्जिद हरम पाक की सरजमीन पे वो खड़ा हमने ख्वाब में देखा है। ठीक। इस तरह की जाली शहादतों के साथ वो एक बयानिया पूरे का पूरा जो है वो गढ़ा गया। तश्कील दिया। हाँ, वहाँ पे गढ़ा गया, बिल्कुल ठीक। है। और ये वो दौर था जब सऊदी अरब में मॉडर्नाइजेशन आ रही थी,
तेल की वजह से, और इनके मतलब मामलात वहां पर देख रहे थे कि डेवलपमेंट्स हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, बिल्डिंग्स बन रही थी, बिल्कुल। और बड़ा इंटरेस्टिंग और मॉडर्नाइजेशन का मतलब आगाज था। आगाज था। अच्छा अब्दुल हई, 1979 बड़ा इंटरेस्टिंग साल है। इसी साल जो है दिसंबर के महीने में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की, ठीक। और इसी नवंबर के महीने में 4 नवंबर को वहाँ के ऊपर ईरान उसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी को सीज के अंदर लेके आ गए। यहाँ पे खाना काबा अंडर सीज आ गया, अच्छा। और वहाँ का मुहासरा था अमेरिकन एम्बेसी का। 52 डिप्लोमेट्स जो वहाँ के ऊपर थे, उनके अरकान थे अमेरिका की एम्बेसी के, उसको तकरीबन 442 या 444 दिन तक यरगमाल बना के रखा गया। ठीक उसके 16 दिन बाद ये मामला हो रहा है, ठीक। और जब ये खबर फैलती है तो मुस्लिम दुनिया तो शौक में चली गई है कि ये मुकद्दस जगह, वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, खाना काबा का तवाफ रुक गया, अंदर कोई आ जा नहीं सकता, दरवाजे बंद कर दिए और गए। दरवाजे बंद कर दिए गए। स्नाइपर जो है मीनारों के ऊपर खड़े हो चुके हैं। इसमें हम आगे जाके बात करेंगे। इस जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसका ढांचा जो है वो कितना यूनिक है, जिसकी वजह से वो जो है उसके अंदर 15 दिन तक रह सके, और उन्होंने रिटेलिएट किया। जो बाहर से सऊदी अरब की गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इन्हें इंटरसेप्ट करें और इनको पकड़ें, बाहर निकालें। बिल्कुल ठीक। और याद रखें, दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन आ गई हुई थी, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया। एक अंडर अटैक है पूरे का पूरा खाना काबा। मुसलमान जो है बड़े डिसग्रंटल्ड उस वक्त हुए हुए थे। और उसी वक्त मैं आपको बताऊं अब्दुल हई के जो ईरान की तरफ देखा गया कि क्या ये ईरानियों का किया धरा तो नहीं है। अच्छा। और उन्होंने रेडियो पे आके उसी वक्त आयतुल्लाह खमीनी ने कह दिया इसके पीछे अमरीकी और यहूदी साजिश है। वो जो खास तरह का हमारा अब कह लें कि नी जर्क रिएक्शन यही होता है। और उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे हुआ ये कि इस्लामाबाद के अंदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी के लड़के जो हैं, यहाँ पाकिस्तानी जो नौजवान है, वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर, और वहाँ के ऊपर उन्होंने एम्बेसी पे हमला कर दिया कि भाई इन्होंने खाना काबा के ऊपर अटैक कर दिया। और उसमें एक पाकिस्तानी मुलाजिम और एक अमेरिकन फौजी और एक ऑफिसर था, तीनों को मार दिया वहाँ के ऊपर है। ठीक। और उन्होंने स्टील के कमरों में छुप के जान बचाई जब तक आर्मी जो है वहाँ के ऊपर उनको रेस्क्यू करने नहीं पहुंची। आप फॉल आउट चेक करें कि मतलब कहाँ से वो बात शुरू हुई और फिर वो किस किस जगह पे अफेक्ट हुआ। बिल्कुल। 20 नवंबर का इंसिडेंट, 21 नवंबर को इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक है। असला वहाँ पे, स्नाइपर्स वहाँ पे, तमाम जो ये क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर बम वगैरह होते हैं। बिल्कुल। ये कैसे वहाँ पर अंदर रिसाई मिली इन्हें? और अब हाँ, और फिर राशन भी 15 दिन तक अंदर थे, तो खुराक की सप्लाई किस तरीके से वहाँ के ऊपर रही। अच्छा देखें, यहाँ के ऊपर मैंने जैसे आपको कहा 2 साल से वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक। और खाना काबा में तामीर जारी थी, ज़ेर ज़मीन भी तामीर हो रही थी। उन्होंने वो जो डंपर्स आते थे उसके अंदर वेपन लेके आए। अच्छा। जो हैवी वेपन था ना वो है। और चेक करें, जो मानी का जो ग्रुप था, उन्होंने सऊदी जो नेशनल गार्ड्स थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी, नीम फौजी दस्ते, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल, उनके असला खानों से, उनके गोदाम से वेपन चुराया। ठीक। और वो वहाँ के ऊपर पहुंचाया गया डंपर्स के अंदर, जो मैंने कहा ट्रक जाते थे ना रूटीन में, उसके अंदर छुपा के। और उसके अलावा उन्होंने जो यमन से मशीन गन्स और मजीद राइफल स्मगल की। अब आप चेक करिएगा प्रोजेक्ट कितना बड़ा था कि ब्लैक मार्केट से उन्होंने बॉम्ब्स खरीदे और बंदूकें, और लेबनान से उसकी पैकिंग कराई। अच्छा। और फिर स्मगल किया सऊदी अरेबिया में। लेबनान में सिविल वॉर जारी थी उस वक्त है। ओके। और फिर सुबह के वक्त वहाँ के ऊपर ना, आपको पता है ब्लेसिंग्स के लिए जनाजे आते हैं। जी जी। तो वो जनाजे, मैंने ये भी सुना था कि ताबूतों के अंदर भी उसके अंदर राइफल्स थी हैं। वो जनाजे जैसे ही अपना रखे गए वहाँ के ऊपर, उन्हें खोला गया और अंदर से वो सारा वेपन जो है वो निकाल लिया गया। और हाँ, और वो फिर ऑल गन्स ब्लेजिंग, मतलब वहाँ पे गोलियां चली हैं, लोग पैनिक मूड के अंदर थे। और इसके अंदर तादाद अभी तक, जो वहाँ की गवर्नमेंट तो क्लेम पूरा नहीं करती, लेकिन जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 127 तो इनके सिर्फ और सिर्फ वो थे मिलिट्री पर्सनल्स थे सऊदी अरेबिया के, जो सिक्योरिटी पे मामूर थे। बिल्कुल है। उस्मान बड़े साहब, ये बताएं कि एक हमला हो जाता है, फिर वो आपने बताया कि असला कहाँ से पहुँचता है अंदर खाना काबा की पाक सरजमीन में। बिल्कुल। ये बताएं कि गवर्नमेंट भी थी, मोनार्क सिस्टम भी था। बिल्कुल। और वो सारे बड़े एक्टिवली इसको देखते हैं और इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं वो। बिल्कुल। फिर उनका रिस्पांस क्या था इसमें, सारे मौक़िफ़ को देखते हुए, सारी सिचुएशन को देख के, पैनिक सिचुएशन, फिर वो सरजमीन पर हमला हो जाना, फिर खून रेजी बहुत ज़्यादा हुई कहा जाता है, रिस्पांस क्या था? अच्छा यहाँ पे बिल्कुल नोट, कोई शक नहीं, ये बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है टू आस्क। अच्छा यहाँ पे देखेंगे सऊदी अरेबिया जो है उस लेवल की ना आर्मी रखता है ना मिलिट्री रखता है। यस। और याद रखें, हमेशा जो बादशाहत होती है ना, वो आर्मी को उतना स्ट्रांग नहीं करती कि वो उनको ही टॉपल कर दें। ठीक है। और इसीलिए मिडल ईस्ट की अभी की जो सूरत हाल में भी देख लें, पैसा बहुत है
लेकिन आर्मी उस तरह से नहीं थी। तो आर्मी सही। जो थी उसके जो असल जो नेशनल गार्ड्स थे वो तो हिफाजत करते थे सऊदी फरमारवा के और उनके ख़ानदान की। अभी भी मैं अगर व्यूअर्स को बताऊं तो उन्हें हैरानी होगी कि सऊदी ख़ानदान की टोटल तादाद जो बताई जाती है 26,000 नफूस पे मुश्तमिल है। इतना बड़ा खानदान? इतना बड़ा ख़ानदान है जो चलता आ रहा है, क्योंकि देखिए ना 26,000? अफराद पे मुश्तमिल ये अपना आले सऊद। मतलब आपने इतना बड़ा खानदान शायद ही कभी देखा हो। और आप इमेजिन करें कि एक ख़ानदान के नाम पे मुल्क का नाम है सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया, उससे बिल्कुल पहले ठीक। तो ये ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट थे, यस, सल्तनत उस्मानिया का। ठीक। अच्छा, आपने रिस्पांस की बात की, रिस्पांस बड़ा स्लगिश था। उसकी वजह ये थी कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस सारे हमले का मैग्नीट्यूड और स्कोप और स्केल कितना बड़ा है। ठीक। दरवाजे बंद हो चुके हैं, उन्होंने एंटर होते ही फ़ोन की लाइंस काट दी हैं। और इमाम काबा जो हैं वो फतह जो दरवाज़ा है उसके ऊपर रहते हैं, वो भाग के किसी तरीके से पहुंचे और उन्होंने वो लाइन जो आप कह लें हॉट लाइन थी उस पे बताया मुफ्ती को, दूसरे जो बड़े मुफ्ती थे, कि यहाँ पे अटैक हो गया और ये तो बाकायदा तौर के ऊपर स्नाइपर्स जो हैं इन्होंने जगह संभालनी है और ये हमें पता नहीं चल रहा कि सैकड़ों की तादाद में है। यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूं 500 के करीब थे वो अफराद। बिल्कुल ठीक। आप कहीं जगह 300 आता है, कहीं जगह 500 आता है। 300 से 500 का बिल्कुल फिगर ठीक। आता है, बिल्कुल है, जिसमें सिर्फ 63 से 67 बचे, बाकी सबको वहां पे एलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया मौके गया, पर। मौके के ऊपर मार बिल्कुल दिया गया। ठीक। लेकिन मौके पे से मुराद ये 15 दिन के अरसे में। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये 15 दिन के अंदर सिचुएशन क्या रही? उसमें भी आएंगे, लेकिन हम सऊदी रिस्पांस को भी थोड़ा सा व्यूअर्स को यहाँ पे बता दें। जो वली अहद थे फहद बिन अब्दुल अजीज जो बाद में किंग बने, वो उस वक्त ट्यूनिस के अंदर थे। अरब लीग का जो इजलास हो रहा था उसको समिट को अटेंड कर रहे थे। अच्छा। और किंग अब्दुल्ला जो आप फेमिलियर होंगे, हम हमारे होते ही वो जी। थे। वो उस वक्त वहाँ के जो नेशनल गार्ड्स थे उनके हेड थे और वो गए हुए थे मोरक्को। ओके। और पीछे बचते हैं ये किंग अपना जो खालिद बिन अब्दुल अजीज, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। ठीक। और फिर जो है उनके डिफेंस के जो मिनिस्टर थे वो थे प्रिंस सुल्तान। सही। अब उन्होंने सारी कोऑर्डिनेशन चीज़ें करनी थी हैं, तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोलिंग पे जो है जो तैनात लोग थे उनको भेजा, गाड़ियों के अंदर है। अब उनको नहीं अंदाज़ा था कि किस तरीके से उनके ऊपर अटैक हो सकता है। वो जैसे ही गाड़ियाँ करीब पहुंची बैतुल्ला के, वो स्नाइपर्स ने टारगेटेड करके वहाँ पे ढेर कर दिया उन्हें। सही। 40 से 50 लोग तो मौके पे मार दिए उन्होंने। ओहो। उससे पता चला कि मामला तो बड़ा गंभीर हो चुका हुआ है। ठीक। अब अंदर क्या हो रहा है, दरवाजे बंद हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और कोई याद कनेक्शन नहीं, और कोई ये राब्ता नहीं। और मैं बता दूं, वो सिर्फ असला वेपन नहीं लेके गए, बेल्जियन राइफल्स के साथ साथ वो खाने की चीज़ें लेके गए जिसमें खुश्क मेवा जात थे, खजूरें थी, क्योंकि उन्होंने लंबा अरसा तक रहना था। सही। और वो चाहते क्या थे, वो चाहते सिर्फ ये थे कि ये रजीम जो है ये सरेंडर कर दे, मोनार्क सिस्टम खत्म हो जाए, और फिर वहाँ के ऊपर जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर दें और लोग माने उस चीज़ को कि वाकई ये जो है इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका हुआ अच्छा, है। ये एक चीज़ ऐसे आगे जाने से पहले जी, मैं जी। उस्मान बड़े साहब ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे, ये लोगों का एक तो एक आपने बताया इमाम मेहदी का वो ज़हूर नाउज़ुबिल्लाह कहते थे कि माने कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और बिल्कुल। इनकी बैत करें, यही बात। बिल्कुल। सेकेंडली ये मुझे बताएं कि अटैक करने के पीछे रीज़न क्या थी और ये लोग कौन थे? पहली तो चीज़ ये आपने बताया, एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि ये लोग कोई बाहर के नहीं थे, ये अपने लोग, अंदर के लोग थे। अंदर के लोग थे। और ये बुद्धू लोग थे, मैंने आपको बताया। अच्छा। और इनका जो ताल्लुक है नजद के इलाके से था। ठीक। ठीक है। और दूसरी आपने जो बात की कि वजह रीज़न क्या थी, हाँ। एक तो सियासी बगावत जो थी वो तो रीज़न थी है, ठीक है। लेकिन उस वक्त के जो सोशल और इकोनॉमिक डायनामिक्स थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वो कहते थे सऊदी अरब जो ब्लू वर्ड्स बना रहा है, जो बिल्डिंग्स बना High रहा है, rises। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ये जदीदियत जो है, मॉडर्निटी है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें कितना बड़ा आज क्वेश्चन मार्क है कि उस वक्त तक जो है इस्लाम के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह से नहीं थी। मतलब इस्लाम के अंदर तो नो डाउट है। देखें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक दफ़ा मस्जिद में गए तो रोशन था अपना, उस वक्त के हिसाब से बरकी कुमकुमा लगा हुआ था। तो आप तो इस्लाम ने फरमाया कि ये कौन लेके आया, तो उन्होंने कहा शाम में काफिला गया हुआ था, वहाँ से कोई ताजर लेके आया। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो हम तो लाउड स्पीकर को कहते थे शैतानी आला, तस्वीर नहीं खिंचवानी है, ये कमरे में तस्वीर आ गई तो नमाज नहीं होगी। तो अब यही इस्लाम यूट्यूब से नहीं फैल रहा। मुझे बताएं, जो लोग बैठे हैं दूर दराज से है, लाइव टेलीकास्ट नहीं करते खाना काबा के अंदर जो तवाफ हो रहा है। तो आप इमेजिन करें पिछले 50 साल पहले खाना काबा के ऊपर अटैक करने वालों की सोच क्या थी, और वो क्या वॉर एंड टेरर में आपने पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है उनकी नहीं देखी, तालिबान की नहीं देखी है। और मैं आगे जाके बताऊंगा व्यूअर्स को और आपको है कि इस सारे वाक़े का एक बंदे के ऊपर कितना गहरा असर हुआ, और उसका नाम क्या था, उसामा बिन लादेन। और वो इस वाक़े से मुतल्लिक क्या कहता है,
और उसने पम्फलेट में क्या लिखा, हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम जी। आते हैं उस चीज़ के ऊपर। रिस्पॉन्स एक दफ़ा आपने बताया कि वो लोग ट्रूप्स हाँ, और भेजते हैं, दूसरा आपने बताया सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उन पे हमला होता है और वो मारे जाते हैं। बिल्कुल, और उस वक़्त के जो मैंने अब बताया कि सोशल हालात थे ना, देखें वहाँ के ऊपर एक बड़ा ग्रुप था जो इन बुद्धुओं का था, जो मानने को तैयार नहीं थे कि ये जदीदियत, मॉडर्निटी, वेस्ट के करीब होना, पैसे की रेल-पेल है, टीवी चैनल आ चुके हुए थे और वहाँ के ऊपर टीवी चैनल पे ब्रिटिश और अमेरिकन सोप ओपेरा तक दिखाए जाते थे। ख़वातीन एंकर्स थी उस ज़माने के अंदर और ठीक। ख़वातीन गाड़ियाँ चलाती थीं, बल्कि मैं आपको हैरान होंगे 2018 के अंदर अमेरिकन जो टीवी है उसे इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद बिन सलमान, जी। जो एमबीएस ने कहा कि वो दौर तो बड़ा शानदार था। कौन कहता है हमारे यहाँ ख़वातीन गाड़ियाँ नहीं चलाती थीं? उनका कहना ख़वातीन गाड़ियाँ भी चलाती थीं और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, जिस तरह पूरा मिडल ईस्ट गुज़ार रहा है। अच्छा। और वो रेफ़र किसे कर रहे थे? इस वाक़ये की तरफ है कि जब तक ये वाक़या नहीं हो गया। और वो क्या कहता था, अल-कहतानी भी है और ये जो दूसरा बंदा है जोहेमन, वो कहते थे ख़वातीन एंकर क्यों नज़र आती हैं? अच्छा, चेक करें, उनको एलिमिनेट तो कर दिया गया, उसकी तरफ बाद में बात करेंगे, लेकिन उस वाक़ये का सऊदी एस्टेब्लिशमेंट और सऊदी जो गवर्नमेंट है उस पे बड़ा गहरा असर हुआ। और ठीक। उसके बाद का सऊदी अरब जो नज़र आता है, वो इस वाक़ये के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा-सा हम मंज़रनामे की तरफ दोबारा चलते हैं हुँ। कि अंदर क्या हो रहा है। हुँ। 2 दिन तक कोशिश करती रही हैं सऊदी की जो गवर्नमेंट के पैराट्रूपर्स भी चले गए, अच्छा। आर्म्ड यूनिट्स भी वहाँ के ऊपर चले गए हैं, ठीक। डिप्लॉयमेंट होगी, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया पूरी तरफ से। बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर एंट्री 2 दिन नहीं हो सकी। हालाँकि लोग कम थे अंदर है, लेकिन वो स्नाइपर थे, तरबियत उनके पास पूरी थी, ठीक। जिसकी वजह से उन्होंने बार-बार जो है ना पुश बैक किया इन्हें। सही हो गया। तीसरे दिन फैसला किया गया कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, दरवाजे तोड़ दिए जाएँ। तो आर्मर्ड गाड़ियाँ जो हैं उनके थ्रू जो है अटैक किया गया। अब घुमसान की जंग हुई है, तीसरे दिन से लेके छठे दिन तक। हुँ। छठे दिन खाना काबा का मुताफ जो कोर्ट यार्ड है, हुँ। वो इनके हिस्से आ गया, कब्ज़े में आ गया और उसके अंदर गोलियों के अंदर अल-कहतानी जो इमाम मेहदी नऊज़ुबिल्लाह बना था, हुँ। उसकी आँख के नीचे ज़ख्म आए अच्छा। और जो थोब उसने पहना हुआ था उसमें गोलियों के निशान थे। तो वहाँ पे जो लोग थे वो कहते थे कि हमें तो बताया गया जोहिमान की तरफ से कि ये डिवाइन ऑर्डेन्ड ऑर्डर लेके आने हाँ। के आया, इसे तो गोली छू नहीं क़यामत सकती है आने वाली है, और बाकायदा ये कहा गया। गोली छू नहीं सकती है। तो ये तो ज़ख्मी हो गया। तो जब उसे बताया गया तो जोहेमान ने कहा नहीं, ये झूठ है, ये लोग गुमराह हो चुके हैं, वो बिल्कुल ज़ख्मी नहीं हो सकता। और वो भी खुद को ये सोचता था, उसका माइंडसेट क्या था, मैं इनवल्नरेबल हूँ, इनविंसिबल हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हो सकता। और वो मारा गया हाँ वहाँ जी, के बीच ऊपर। में जब ये हमले हुए। वो हमलों के अंदर मारा गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने 400-500 लोगों को ये बताने में कामयाब रहा कि ये वो कमरे के अंदर है और वो बिल्कुल सेफ है। ठीक। और इसलिए हम क्या करेंगे या अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। इस सारे मामले के अंदर उन्होंने जो रैकी की थी ना खाना काबा की, वो बार-बार तवाफ करते थे और जो सुरंगें नीचे बनी हुई हैं, याद रखें अगर खाना काबा का आपने माशाल्लाह जी, जी। ज़ियारत जो है हासिल की होगी, उम्रा किया होगा आपने, तो वो जो गैलरीज़ हैं वहाँ पे और जो कोर्ट यार्ड है और जो ऊपर आपको पता है कि वो एक तरह से आप कह लें गैलरीज़ हैं। गैलरीज़ हैं, हुँ। कॉरिडोर्स हैं वहाँ के ऊपर है, वो तो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के पे मुश्तमिल है। लेकिन एक पूरे नीचे के तह खाने हैं जहाँ के ऊपर आप कह लें टनल्स हैं। हुँ। उन्होंने उन तक एक्सेस हासिल कर ली थी, चेक कर लिया था कि कहाँ पे छुपना है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था जब अपना लड़ाई होगी तो उसके अंदर हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। यस। तो वो खुराक खाना लेके वहाँ के ऊपर चले गए। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दें, हज़ारों लोगों को उन्होंने जाने दिया और चंद 100 लोग जो हैं उन्हें यरगमाल बना दिया। सही हो गया। और एक ये भी मैं बता दूं कि ये भी तासुर जो है ना कि सिर्फ सऊदी अरब के लोग थे, ऐसा नहीं था। उसके अंदर जो है कुछ जो लोग हैं वो यमनी थे, अच्छा। कुछ जो है वो दूसरे मुस्लिम कंट्री जिसके अंदर सोमालिया, सूडान, मिस्र और कुछ पाकिस्तानी भी थे। ठीक। जी, ये चीज़ मैं बता दूं क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर भी हम आएंगे कि वो उसने जड़ कहाँ से पकड़ी है। सही हो गया। हाँ, अच्छा, हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अब वो 6 दिन की लड़ाई हो रही है, अटैक हो गया और वो सारे तह खाने के अंदर चले गए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं कि ये आइडिया जो है इस पेनिट्रेट कैसे किया 50 साल के अंदर है। क्या कुछ दूसरे भी उस वक़्त के मुफ्ती जो थे वो इन्वॉल्व थे? हुँ। अच्छा, मैं बता दूँ, जो किंग फैसल थे उनकी बड़ी दोस्ती थी भुट्टो के साथ और भुट्टो ने लाहौर में 1974 के अंदर पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी। सही हो गया। और ठीक 1 साल के बाद किंग को उनके भतीजे ने गोली मार के मार दिया। अच्छा, यहाँ के ऊपर ना एक जो आप कह लें कि उस ज़माने के अंदर जो गुफ्तगू थी कि इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बातें हो रही जी, थी ओआईसी। ओआईसी, तो एक रूफ के नीचे जितने लोग थे ना उसमें से मेजॉरिटी जो है बाद के अंदर एलिमिनेट कर दिए गए। लिबिया के अच्छा। कद्दाफी आपके सामने है, किस जी। तरह मारा गया। ठीक सद्दाम कह रहे हुसैन हैं। आपके सामने है, जी। भुट्टो साहब का अंजाम हुँ। क्या हुआ वो आपके सामने है और अभी जो मुजीबुर रहमान हुँ। बांग्लादेश वाले वो आपके यस। सामने है, किंग फैसल की बात कर रहे हैं हुँ। वो आपके सामने है।
तो ये इस्लामी ब्लॉक के नतीजे के अंदर जो सऊदी अरब के अंदर मामलात हो रहे थे 75 के अंदर उन्हें एलिमिनेट कर दिया लेकिन गया। हामिद मीर साहब एक चीज़ क्लेम करते हैं कि ये हमारे जो बाकायदा डिफेंस पैक्ट आज तो हमें नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने एक जी, चीज़ जी। को बड़ा अच्छा क्रिएट किया, और फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किया के साथ, सऊदीया के साथ एक बड़ा डिफेंस पैक्ट हमारा साइन हो चुका है। लेकिन हामिद मीर साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो बता रहे थे कि ये हमारे मामलात और एयर डिफेंस के जो मामलात थे वो 1969 से मुंसलिक हैं। ये 79 में हुई ना? जी, जी, लेकिन उसकी और एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो हमारी पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान जो हैं वो उड़ाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। देखें 67 के अंदर जो वॉर हुई इजराइलियों के साथ, उसमें जॉर्डन के अंदर पाकिस्तानी पायलट जो है उड़ाते रहे। इराक के अंदर है, तुर्की आज क्यों इतना रिस्पेक्ट करता है पाकिस्तानियों Yes. की है। इस पे भी हम पूरा करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान की आर्मी के अभी डिफेंस पैक्ट वेस्ट एशिया के अंदर हुए हैं, लेकिन माजी के अंदर कई ऐसे एडहॉक बेसिस के ऊपर इंसिडेंट थे, वाकयात थे, जिसमें पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी आर्मी डिप्लॉय की है बिल्कुल ठीक। वहाँ के ऊपर इजराइलियों के अगेंस्ट है। ऐसे तो नहीं उनकी मेमोरी के अंदर पाकिस्तान एमी से तो नहीं मुहालिफ दुश्मन। जज्बात। हाँ, ऐसे तो एमी बिल्कुल नहीं दुश्मनी। बिल्कुल इसीलिए तो वो खटकते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके ऊपर भी हम करेंगे कि हमारे एटमी प्रोग्राम पे अटैक करने के लिए जब हमने धमाके करने थे, इजरायली तैयारे जो हैं श्रीनगर आगे हुए थे, उस पे भी करेंगे। चलें, ये साथ साथ आपको इसलिए गाइड करें ताकि आप जुड़े रहें और ये बिल्कुल। आगे भी इस एपिसोड का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल जी। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा से। हम सिचुएशन जो है वो उसे अनफोल्ड कर रहे थे कि जब अटैक छठे दिन हो रहा था, उससे पहले इन्होंने क्या किया, कालीनों को आग लगा दी अच्छा, और टायरों को आग लगा के स्मोक क्रिएट की, ठीक। ताकि उसके अंदर मंजर धुंधला जाए और उस तरीके से इन्हें इंटरसेप्ट ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक। अब वो जा चुके हैं बेसमेंट के अंदर है, और याद रखें वहां के ऊपर फिर लड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जा रहा है वो उसे मार रहे हैं। जी। अब नीचे पेनिट्रेट किस तरह से करना है। अब 6 दिन के बाद 7 दिन जब हो चुके हुए थे, एक हफ्ता गुजर चुका हुआ था, अब देवर ऑफ द व्यू जो गवर्नमेंट थी सऊदी के, भाई ये चीज़ तो हम टैकल नहीं कर सकते। सही, वो इसमें फेल हो गए थे इस हाँ, हम मामले कह में। सकते हैं कि वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि इस तरह का फिनोमेना उनसे पहले कभी उन्होंने हुआ एक्सपीरियंस नहीं था, किया था। ठीक है। बिल्कुल है। तो इसके लिए जिस कंट्री को उन्होंने एंगेज किया उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट को अप्रोच किया गया, जिन्होंने 3 जो अब कह लें कि मिलिट्री एडवाइजर डिस्पैच किए। ठीक। अब याद रख, अच्छा, एक चीज़ और भी इसी में जी, ऐड जी। करूँगा, इसी के साथ कि अब हम इस साथ-साथ इसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते थे कि आज भी गैर मुस्लिम को इजाज़त नहीं है बिल्कुल ऐसा। हमारी पाक सरज़मीन में दाखिल होने की। बिल्कुल। तो उस टाइम पे भी नहीं थी। बिल्कुल तो ऐसे ही। फिर वो फ्रांस के जो लोग आए, वो किस तरह से आए? अच्छा, फ्रांस के 3 लोग आगे, याद रखें वहां पे गैर मुस्लिम एंट्री भी नहीं हो सकता हाँ और जी। वहां पे गोली भी तो नहीं चल नहीं सकती। चल सकती। तो दोनों चीजें हुई वहां के ऊपर है, दोनों के लिए फतवा लिया गया, उलमा की कौंसिल बिठाई गई। और याद रखें वो बंदा जिससे इंस्पायर था ना, मैंने बात की अब्दुल अजीज इब्ने बाज है, उनसे भी ज़बरदस्ती फतवा लिया गया कि आप डिनाउंस करें ये जो कुछ हो रहा है। और खाना काबा के अंदर उन्होंने इस्लामी रूह से कहा ये शरीयत के ख़िलाफ़ है कि हरम पाक के अंदर गोलियां चलाई गई हैं। तो इसलिए शरीयत की रूह से इस सिचुएशन के अंदर इजाज़त है सरकार को कि वो वेपन किसी तरह का भारी असला भी इस्तेमाल करे। ठीक। अब याद रखें वहाँ के ऊपर चले गए हैं, फिर वो हर तरह का असला, भारी असला भी खाना काबा के इस वक्त मुताफ में, जहाँ पे हुज्जाज आज़मीन जो हज हैं या ज़ायरीन उम्रा करते ज़ायरीन हैं, है। वहाँ के ऊपर जो है खड़े हैं, अपना समझें कि ट्रूप्स पहुँच चुके हैं वहाँ के ऊपर मिलिट्री सही। के। और यही चीज़ उसामा बिन लादेन कहता है कि मेरे दिल पे नक्श हैं कि खाना काबा की टाइलों के ऊपर भी जो हैं फ़ौजी खड़े थे। और उसामा बिन लादेन पम्फलेट में लिखता है, फ़ौरन उसने बाद में कहा, नौजवान उसामा बिन लादेन कहता है कि इट कुड हैव बीन सेटल्ड ईज़िली, ये चीज़ें ठीक हो सकती थी, गोलियाँ क्यों चलाई गई उनके ऊपर है। अब याद रखें ये वही सोच है जो बाद में पूरी दुनिया में अलकायदा का नेटवर्क बनता है और हम देखते हैं। मतलब वो डिनाउंस इस चीज़ को तो कर रहा है कि खाना काबा में फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें मारना नहीं चाहिए था, उनसे मुज़ाकरात करके मामले को ख़त्म किया जा सकता है। एक ऐसे ग्रुप जो कि ज़ायरीन को गोलियां मार रहे हैं और वहाँ के ऊपर एक ऐसी मंजर कशी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, और हमारा जो है और उसामा बिन लादेन इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि जग हसाई हो रही है। उसामा बिन लादेन कह रहे हैं उनको मारना नहीं कि चाहिए था। मारना नहीं चाहिए था, इनसे मुज़ाकरात हो सकते थे। ठीक। ठीक है। और याद रखें ये कोई एवरेज बंदा नहीं उसामा बिन लादेन, आपको पता है बिन लादेन ग्रुप है, वो इंडस्ट्रीज है। सऊदी अरब में बहुत बड़ा एक ग्रुप था और इस कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, बिल्कुल ऑयल रिफाइनरीज थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। दोनों तरफ से फतवा लिया गया, गोली चलाने से मुतल्लिक भी अंदर सरकार ने जो चलानी है, और दूसरी तरफ ये कि आप हमें इजाज़त दें कि ये जो यहाँ के ऊपर आ रहे हैं नॉन मुस्लिम, हरम के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन यह है कि उनकी जो है, क्योंकि ये चीज़ के और ऊपर मैंने सुना कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस टाइम के ऊपर, लेकिन इस बारे में आप कह लें कि मिक्स खबरें हैं कि क्या अच्छा। उस लेवल की टेक्नोलॉजी थी कि नहीं। असल में ना क्योंकि इतनी पुरानी बात है, पुरानी बात है तो ना स्पेकुलेशन, क्योंकि अखबार थे
तो जो सरकारी नैरेटिव है वही आना है। तो 100 मुंह 100 बातें, सोशल ठीक। मीडिया पे तो इतनी कहानियां इसके हाँ जी। मुतालिक हैं बिल्कुल। तो जो ओरिजिनल चीज़ है, और मैं बाद में सोर्स भी कोट कर दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सकें, वो बिल्कुल ठीक। किताबें जो वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट ने भी लिखी है, जो किताब है सीज से मुतालिक है। हम्म, अच्छा, अब आते हैं वहाँ के ऊपर के एंटी टैंक जो गाइडेड जो मिजल्स हैं, वो वहाँ के ऊपर जो है पहुंचा दिए गए हैं, सही। क्योंकि पता नहीं ना कि किस लेवल का वहाँ के जी। ऊपर मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ जी। कितने लोग वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। हम्म, अच्छा, फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से 3 जो मैंने कहा था मिलिट्री के एडवाइजर भेजे गए हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, याद रखें फ्रांस ने कहा था हम लड़ेंगे नहीं है ऑन ठीक। ग्राउंड जाके, और फिर वो हरम वाली बात की वहाँ पे फतवा भी था कि कोई हम्म, नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकता। तो इन्हें ताइफ के बाहर होटल के अंदर ठहराया गया, सारी सिचुएशन इनके आगे एक्सप्लेन की गई। उन्होंने ट्रेंड किया सऊदी आर्मी को और उन्हें बताया कि आपने करना क्या है। और ये जो ग्रुप था CIGN, ये माहिर कमांडोज थे, इन्होंने वहाँ के ऊपर जहरीली गैस उनको दी ठीक। और साथ में उन्हें कहा कि आपने ग्रेनेड का अटैक करना है। हर 50 मीटर के ऊपर जो है वो ड्रिल किया गया, क्योंकि वो बेसमेंट में थे सही। और नीचे कोई कैमरे उस तरह से थे नहीं, अंधेरा था कि करना ठीक। क्या इनके साथ है। तो वहाँ पे नीचे जो आप कह लें जहरीली गैस छोड़ी गई और साथ में ग्रेनेड फेंके गए, ताकि वो गैस जो जो जिस जिस कमरे में वहाँ तक जाए हैं। ठीक। और मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले उनके पास खुराक ख़त्म हो चुकी हुई थी, खजूरें भी ख़त्म हो गई हुई थी, सिर्फ उन्होंने रोटी के पेड़े नहीं होते जो है हाँ। वो खा के गुजारा कर रहे थे लोग। और इसी सही। तरह यरगमालियों के साथ भी ये सूरत हाल थी। ठीक है। तो वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पे स्टार्ट होती है नीचे, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, ये लोग जो थे ये मिलिटेंट्स आप कह लें, अस्करियत पसंद, शिद्दत पसंद, मेरे ख्याल में मुनासिब लफ्ज़ है। जी। तो इसमें से मेजॉरिटी मारे गए थे। 63 से 67 लोग वहाँ के ऊपर थे जिन्हें पकड़ा गया, जिसमें इनका सरगना भी शामिल है, जोहमान। अल कहतानी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्म इस्तेमाल होती है मिलियनरिज्म है, ठीक। दुनिया के अंदर है, और वो तकरीबन हर मज़हब के अंदर है। जिस पर्टिकुलरली मेन स्ट्रीम के जो मज़ाहिब हैं, बात जूडाइज़म की, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की है, जिसके अंदर एक बड़ा तबका बिलीव करता है कि एक गोल्डन एज आएगी, पीस की ऑन अर्थ है, ईवल का खात्मा होगा। सही है। उसमें इस्लाम, शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, उसके अंदर इमाम मेहदी के ज़हूर की बात की जाती है कि वो जी। डिवाइन गाइडेड होंगे। और आपको पता है मस्जिद जमकरान के अंदर ईरान में मंगल बुध की शाम जो है वो किया जाता है। ये पूरे का पूरा मामला जियोपॉलिटिकल से ज़्यादा जो है मजहबी बुनियादों के ऊपर देखने की ज़रूरत है। वो लेंस है। ऑपरेशन का कोड ने मैंने आपके प्रोग्राम जी में जी कहा जी, था वो बताया क्या था था। बिल्कुल। और इसी तरीके से वो भी तो दीवारें गिरिया वेलिंग वॉल के सामने खड़े होकर जो है अपने मसाया को पुकार रहे हैं। अमेरिकन जितने हैं जो इवेंजिकल क्रिश्चियंस हैं वो भी तो मानते हैं कि जीसस का ज़हूर जीसस। होगा। ये सारा वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे अब्दुल हई एक पॉइंट मिस हो गया, आई थिंक विच नीड्स टू बी डिस्कस हियर। वो ये है कि 1979 20 नवंबर का क्यों इंतखाब किया गया। हाँ जी, इसके क्योंकि पीछे क्या लॉजिक? 14वीं सदी शुरू हो रही थी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, और हर सदी के अंदर एक मुजद्दद आता है। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो उन्होंने इमाम मेहदी के लॉन्च करने की डेट वही रखी थी। ओके। एक 50 साल अपने दादा की लड़ाई के बाद है, और फिर वो दिन जो कि 1400 की हिजरी स्टार्ट हो रही है 14वीं ठीक। सदी के अंदर है, और पहला दिन है यकम मुहर्रम के अंदर है। ओए होए 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 होए। मतलब ये देखें रिलेटेबिलिटी किस तरह से, और वो दिन का खास चुनना। तो यकम मुहर्रम 14वीं सदी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक है, दिन चुना गया, और उस दिन 50 साल पूरे हो रहे थे दादा के भी बदले सारे। लेने का। तो उस बंदे ने बाकायदा तौर पे बगावत भी की, अपने दादा का बदला भी लिया, और जिस स्कूल ऑफ थॉट पे वो बिलीव करता था, और याद रखें ये पढ़ा लिखा काम था, क्लासिकल अरबी नहीं जानता था, इसीलिए जब वो दूर दराज के गांव वगैरह थे वहाँ जाके लोगों से बात करता तो उन्हें कन्विंस करता था, और करिश्मा इसका बहुत था। लेकिन पढ़ी लिखी ऑडियंस के सामने खड़ा नहीं होता था कि मैं कहीं एक्सपोज ना हो सही। जाऊँ। तो पहले नौकरी मैंने जैसे कहा था कि ट्रक ड्राइवर था। अच्छा, एक और बात भी, और खुद बताता था वहाँ के ऊपर लोगों को है कि मैं पहले स्मगलिंग करता था, क्योंकि सिगरेट स्मगल करता था कुवैत से, अच्छा। और ये इनका पूरा खानदान भी यही करता और था। ये भी तो कहा जाता है कि ये खुद सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर शामिल था बकायदा। इसने सिर्फ ट्रेनिंग, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के हाँ, अंदर। मैं इसका ट्रक ड्राइवर था, इसने ट्रेनिंग ली थी ताकि ये मामला करने के लिए। ये चीज़ इसकी सोच के अंदर काफ़ी देर से शामिल थी। और ये अर्ली 70s में मदीना आ गया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर बिन बाज जो मैंने आपको बताया वो पढ़ाते थे, और वहाँ के ऊपर वो बैठ के उनकी बातें सुनता था। और याद रखें वहाँ पे सारे सऊदीज़ नहीं थे, ज़्यादातर वो लोग थे जो इर्द गिर्द की रियासतों से एक्सपेल किया गया था उन्हें। क्योंकि देखें ना, अब जिन हालात में हम बात कर रहे हैं 1970 के अंदर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था। कुछ भी नहीं। ट्यूनिस, इराक, शाम, ईरान है, इसके अंदर जो है बाएं बाजू के नज़रियात के ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं। अरब नेशनलिज्म बड़ा फैल चुका हुआ है। इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स को बताएं, उस वक्त में अरब फ़लस्तीनियों के साथ थे, ईरान इजराइल के साथ था, रजा शाह पहलवी। अब चीजें रिवर्स के अंदर चली गई हुई हैं, अब उल्टा ही हो गया। अब उल्टा हो गया। अब यूएई बैठा हुआ है उस कैंप के अंदर है, और ईरानी जो है वो हमास के पीछे और फलस्तीनी काज को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वहां हमले ना करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो किंग खालिद जो था वो सोच रखता था पैन इस्लामिज्म की,
चेक करें आज अरब जो नेशनलिज्म जो है वो नहीं मानते पैन इस्लामिज्म को, उसकी बात अर्दुगान करते हैं पॉलिटिकल इस्लाम की। वो कहता था कि मुसलमान एक झंडे के नीचे सारे इकट्ठे हो जाएं, तो उसको लगता था अनवर सादात ये जो ग्रुप है ये तो बाएं बाजू के सेकुलर लोग हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसने कहा कि मैं अपना ऑयल का पैसा इस्तेमाल करूंगा, और उसी ऑयल के पैसे से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी इकॉनमी को बड़ा किया। और याद रखें इसी किंग हालत के फ़ैन पाकिस्तानी नौजवान थे, क्योंकि भुट्टो साहब ने हमारे जैसे लोग जो है मिडिल क्लास के लोगों के पासपोर्ट बनाए, इन्हें कहा जाओ भाई उधर जाके मजदूरी करो, काम करो, और उसमें आपको पता है गल्फ का पैसा फिर पाकिस्तान के अंदर आया। अभी तक रेमिटेंस का बड़ा चंक जो है बड़ा एक चंक है यूएई और सऊदी अरेबिया से आता है, वहां के ऊपर, ठीक है। तो उस सारे मामले के अंदर किंग हालत ने अपना पोर्टफोलियो जो है वो रिच करने के लिए ये पैन इस्लामिज्म की बात की है। अच्छा, जोहेमान जो था वो उसी वक्त के अंदर जो है वो इस चीज़ से के खिलाफ है कि भाई ये क्या हरकत कर रहा है, जदीदियत की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, सारा कुछ है। उसे एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया जवानी में, जमाल अब्दुल नासिर ने निकाल दिया था अखवानुल मुस्लिमीन के लोगों को जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बिन बाज के पास बैठते थे। तो ये उनसे पूछता था तुमने अनवर सादात को कैसे मार दिया। याद रखें अनवर सादात जो है उसे नेशनल परेड के ऊपर गोलियां मारी गई थी उनके गार्ड्स की तरफ से। तो ये खबर लीक होने पर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अब्दुल अजीज बिन बाज ने खुद इंटरवेंशन करके छुड़वा लिए इसको है कि भाई नहीं छोड़ दो, इसको छोड़ दो है, क्योंकि ये पूरे का पूरा उसने प्लान करना था। अच्छा, वहाँ के ऊपर जो जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि फ्रांस वाले जो है उनकी हिकमत अमली कामयाब रही। उस्मान वड़ैच साहब, फ्रांस का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन एक दूसरी कंट्री थी पाकिस्तान, जो हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ट्रेंड एसएसजी कमांडोज को भिजवाया था सऊदी अरब की पाक सरजमीन पर कि जाकर खाना काबा की हिफाजत करें। उस पे बताएं कि उसमें वो सारा मामला किस तरह से उन लोगों ने कैसे टैकल किया था। और कहते हैं कि वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया था बेसमेंट्स में, सुरंगों में, बिल्कुल, और खसूसन वहाँ पर पानी करंट जो है वो पानी में छोड़ दिया गया था। तो ये क्या मामला था। और कहते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू एसएसजी कमांडोज वहाँ पर नीचे उतरे थे उस ज़मीन पर, और फिर वो सारा मामला ख़त्म हुआ था और फिर फांसी दी गई थी। जी जी, डेफिनेटली। अच्छा, 15 दिन तक तो यही चलता रहा। हेलीकॉप्टर भी थे, मिलिट्री के प्लेन्स भी वहाँ के ऊपर थे, और जैसे मैंने कहा हैवी आर्मर्ड जो है ना गाड़ियाँ वहाँ के ऊपर मौजूद थी। अच्छा, पाकिस्तान से मुतालिक जो है ना एक जो अपना बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली अस्करी हल्के भी करते हैं, और कुछ जो आप कह लें हिस्टोरियन है उनका मानना ये है, और यूट्यूब पर आपको कंटेंट मिल जाता है कि एसएसजी कमांडो डिस्पैच किए गए जब किंग खालिद ने बात की हमारे जो सदर है उस ज़माने के अंदर है, ठीक है। और याद रखें अभी ज़ियाउल हक साहब ने 2 साल गुजरे थे, वो टॉपल किया रजीम को है। तो ज़ियाउल हक साहब ने जो एसएसजी कमांडो वहाँ पे भेजे थे, उन्होंने बगैर वर्दियों के अंदर वहाँ जाके ऑपरेशन किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो अपना ग्रुप है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं पूरा ऑपरेशन जो है उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुई, और ये ज़्यादातर वो हैं जो कि इंग्लिश राइटर्स हैं, उनका मानना ये है। तो हम इस चीज़ को तो बाय कर ऑब्वियसली कभी भी नहीं माने हमारी किसी भी काविश को, और हम ये बात बाय कर सकते हैं किसी हद तक है कि हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी डेफिनेटली गई, क्योंकि जब आप हामिद साहब के मुताबिक देखें, आप 69 से जब हमारे एक आर्मी के वहाँ पर जो जहाज है उनके एयरफोर्स के, वो हमारी आर्मी के नौजवान उड़ा रहे हैं, एयरफोर्स के पायलट्स उड़ा रहे हैं, तो हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वहाँ पर 79 में एक सीन हो रहा है और वहाँ पर हमारी पाकिस्तान आर्मी ना हो। और दूसरी बात है कि कोई नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकता, और उनकी आर्मी यही बात, उनकी आर्मी के कैपेसिटी इश्यूज हैं, वो तो नहीं लड़ सकते, वो तो 3 दफा अटेम्प्ट हुई और फेल हो गए। बिल्कुल, तो इसका मतलब है एसएसजी कमांडो तो ठीक है ना, हम अपना इसको इस नैरेटिव को बाय करते हैं। और उस्मान वड़ैच साहब आज के सिनेरियो को देखें, कितने ममालिक हैं, बिल्कुल, और यूएस तक सुपर पावर है, हमारा पैक्ट किससे होता है? बिल्कुल सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बिल्कुल सऊदी अरेबिया, सबसे पहला डिफेंस पैक्ट, अलॉन्ग विद अब माशाल्लाह तुर्किया के साथ हमारा एग्रीमेंट। और याद रखें ये उस वक्त हुआ था जब ये ईरान का अटैक नहीं था, पिछले साल सितंबर में, सिर्फ कतर पे हमला होने के बाद सऊदी अरेबिया ने मुआहिदा कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद से लेके सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की 1 साल लगा इस मुआहिदे को साइन होते हुए। आप टाइमिंग देख लें, लेकिन साल से मामला इस पे चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की पीछे ट्वीट आई है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा ये बहुत एक बड़ी टाइमिंग है इसकी, रिस्पेक्ट की, डिफेंस की, जो मैंने पढ़ा उसमें। आगे आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, और क्योंकि वो लगेगा कि मैं ही आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यू डिजर्व टू बी प्रेज्ड कि आप माशाल्लाह पढ़ते हैं चीजें इस हवाले से। जी प्लीज। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पहले हम उन्हें अब उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें कि तारीख का जो स्याह बाब उन्होंने रकम किया था वहाँ के ऊपर है। तो एसएसजी कमांडोज ने वहाँ के ऊपर ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी जो थे, जो हमारी साइड का वर्जन जो है, और उसके बाद वहाँ के ऊपर उन्हें पकड़ा गया, ठीक है। दे कुड हैव इजीली बीन किल्ड, ठीक है, लेकिन सबको नहीं मारा गया ताकि सऊदी हुकूमत चाहती थी कि इन्हें जख्मी हालत में लोगों के सामने लेके आया जाए। जी। अच्छा, पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अम्बेसी पे अटैक की मैंने बात की। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को जब ये खबर सुनाई गई ना, अजहर लोदी
वो टीवी के ब्रॉडकास्टर होते थे, क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसे रोक के अचानक से खबर दी गई और बाकायदा तौर के ऊपर आप कह लें कि अज़हर लोधी जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स है, जो उनकी कैफियत है आप अंदाज़ा कर सकते हैं, तो नम आंखों के साथ उन्होंने ये खबर पढ़ी कि खाना काबा के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन ये नहीं बताया कि अटैक करने वाले भी मुसलमान ही हैं। सही। ठीक है, लोग शौक में चले गए हैं और उसके बाद मैच दोबारा रिज्यूम नहीं हुआ, नात और तिलावत जो है वो शुरू कर दी गई है। ठीक। और इस दौरान फिर वो जो सूरत हाल मैंने आपको इस्लामाबाद की बताई है वो हमारे सामने है। अच्छा, उधर जो है वो अरेस्ट हो चुके हुए हैं और अरेस्ट हुए हैं तो सबसे पहले जो उनसे मुलाकात की है वो की है शहजादा सऊद अल फैसल ने। ठीक। और वो वहाँ पहुँच गए और जोहेमान को कहते हैं, जोहेमान आखिर क्यों? हाँ। ये कोट किया गया अरबी में, आखिर तुमने क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे, मैंने आपको बताया खानदानी ताल्लुकात भी थे दादा के साथ, तुमने क्यों किया? तो जोहेमान ने शहजादा फैसल को देखते हुए कहा, ये तकदीर में लिखा था। तो उसने कहा, जोहेमान तुम्हें कुछ और चाहिए, कोई चीज़ चाहिए? वो कहता मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। उसके बाद उससे कोई कन्वर्सेशन नहीं की गई। उस वक्त सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने क्या किया, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अदालती कमीशन तो साथ साथ बनाया, लेकिन वो चाहते थे कि इस चीज़ को सऊदी उलमा जो हैं फतवा दें ताकि हम इनकी गर्दनें जो है ना वो उड़ा दें। बिल्कुल ठीक। तो सऊदी उलमा जो थे उस वक्त उन्होंने मुतफ़क्का तौर पर आला तरीन कौंसल का इजलास जो है उसके बाद फैसला किया कि तमाम शवाहिद हमने देखे हैं, जो नाहक खून बहाया गया खाना काबा के अंदर वो और बागियों का जो इतराफ़ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा शरई फैसला ये है कि इन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल किया, इन्होंने बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जी। और इन्होंने रियासत के खिलाफ मुसल्लह बगावत की है। और उसके बाद शरीयत इस्लामिया की रोशनी में ये ज़मीन पर फसाद फैलाने के मुर्तकिब हुए हैं। देखें, हमने रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू किया, अभी जो खारजी है, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि इन दहशत गर्दों को किसी सूरत में इस्लाम का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज़ में, बेशक ये नमाज भी पढ़ते हैं, ये वैसे ही सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये कौन सी अब्दुल हई आप मुझे बताएं, ये नमाजी परहेजगार बनते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, हमारे बच्चे ज़बा कर दिए एपीएस अटैक के अंदर है। इनको किसी सूरत में जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। ये हैं ही हमारे दुश्मन। बिल्कुल, इन्हें क्लेमेंसी और माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए इस मामले के अंदर भी कहा गया कोई माफ़ी इनके लिए नहीं, और इनकी वाहिद सज़ा कहा गया कि सज़ाए मौत है, मर गए ये चीज़। उसके बाद शरई फतवा आ गया हुआ था, अदालती फैसला आ चुका हुआ था। 9 जनवरी 1980 को इन्हें सबको जो है इनकी गर्दनें काटी। 8 बड़े शहर जो हैं, मक्का मदीना, इनको 8 शहरों के अंदर 63 लोग थे ये, इन्हें अलग अलग करके सुबह के वक्त इन्हें मरकजी चौराहों पे लाके पहली गर्दन जोहिमान की काटी गई है। और जोहिमान को कोई पछतावा नहीं था, कोई रिमोर्स नहीं था, उसने कोई बाकायदा तौर के ऊपर जो है दरख्वास्त नहीं की अपनी माफ़ी से मुतल्लिक है। आप चेक करें आज भी ये चीज़ जो है वो कितनी हॉरिफिक है कि ये हिस्ट्री बन गई ना, हिस्ट्री का पार्ट बन गई और तारीख का हिस्सा। और जो इस्लामोफोब्स है वो जब बात करते हैं तो वो तो मुसलमानों के ऊपर चोट करते हैं करबला से कि तुमने तो उधर माफ़ी नहीं दी अपने प्रॉफिट के ख़ानदान को। ये चीज़ें जो हैं फिर आपकी एक मेमोरी का हिस्सा बनती हैं और जो अपोजिट साइड है वो टारगेट करती है कि यार ये तो अपने खाना काबा पे खुद हमला करके बैठे हुए हैं। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल में हमारे अंदर ये जो सोच है इसके बदलने की जरूरत है। और क्या वही सोच टीटीपी की नहीं है? क्या वही सोच जो है छोटे छोटे बच्चों को जो हमारे फटते रहे, ये लिबर्टी के एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ पे इकबाल टाउन के एरिया में फटते रहे, इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल में फटे, मतलब ये हमारे इर्द गिर्द हमने देखा था वो टाइम भी कि जिसमें मतलब आए दिन आपको पता नहीं होता था किस जगह पे अल्लाह माफ करे बिल्कुल हमला हो जाता था। बिल्कुल, और ये इतना न्यू नॉर्मल बन गया था। तो मुझे लगता है हमें अपीज नहीं करना चाहिए लोगों को कि यार ठीक है, हमें फौरन से पहले निप द इविल इन द बड, आज ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। 2014 तक क्यों हालात आए, हमें फतवा पहले जारी कर देना चाहिए था इन ग्रुप्स के खिलाफ है। देखें 2005 से लेके ऑनवर्ड है 70,000 लोग हमारे शहीद हो गए जी। तो सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर भी उनकी जो हिस्ट्री है उसकी तारीख में ये आप समझें कि बहुत बड़ा एक वाकया था जिसने उनकी जो जियोपॉलिटिक्स को रीजन की उसको रीशेप किया। और साथ में वहाँ के ऊपर जो फैसले हैं, देखिए उन्होंने बड़ा डेलिकेट बैलेंस ट्राई किया। पहले वो जो मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे उन्हें खतरा था कि ये एक ख़ास सोच है, ये एक वाकया नहीं है, और वो सोच को कर्ब करना है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ये बात इस तरह से मानी कि उन्होंने फीमेल एंकर्स को हटा दिया। फिर ड्राइविंग से मुताल्लिक सारे मामलात हैं, वो तो अब मोहम्मद बिन सलमान ने आके दोबारा से रिवाइव किया। तो ये बात माने कि इस वाकये की जो रेपरकशंस थी इतनी देर तक वो सोसाइटी पे हावी इम्पैक्ट रहा उसके ऊपर है। बिल्कुल ऐसे हकीकत है। उस्मान साहब, ये सारी आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से ये सीज ऑफ मक्का और खाना काबा पे जो अटैक है इसको रोका गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का उस टाइम का किरदार क्या था
और ख़ुसूसन फ्रांस का भी जो एक किरदार था, जिन्होंने पूरी स्ट्रेटजी दी कि किस तरह से इन जो बुरे लोग, मैं कहूँगा जो इस्लाम दुश्मन लोग, मैं कहूँगा जो लोग वहाँ पर खून रेजी कर रहे थे, उनको रोका गया और फिर उसका सर कलम किया गया सारी आवाम के सामने। सऊदी गवर्नमेंट ने ये बताया कि ऐसा करने वाले के साथ यही सलूक होगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और उम्मीद करते हैं कि लोगों ने भी बड़ा कुछ सीखा होगा। और इस तारीख से, ये जो तारीख होती है ऑब्वियसली वो रकम हो जाती है और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक आता है वो भी आपने बताया उस्मान ब्रैस साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया से पहले, और अलॉन्ग विद अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किया से भी होगा। तैयब एर्दोगान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खसूसन, और अलॉन्ग विद जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक साइन किए हैं वो जो डिफेंस पैक्ट है। इसके बाद पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, क्या हम लोगों को बेहतरी नज़र आ रही है इन सारे मामलात पे, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए लोग अब क्या डरेंगे इस सारे मामले से कि भाई अब पाकिस्तान के पास भी ताकत है, सऊदी अरब के पास भी ताकत है, कोई भी, और तुर्किया के पास भी खसूसन ताकत है कि अगर एक जगह पर अटैक होगा तो वो तस्वुर तीनों जगह पर किया जाएगा। इस पे बताइएगा क्या मामला देख रहे हैं आप? डेफिनेटली देखें, ये चीज़ें जो है ना दे वर वेरी मच इन द पिक्चर। हमने ईरान जंग के दौरान ही खबरें जो है आना शुरू हो गई हुई थी कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मुस्लिम वर्ल्ड की तीनों स्ट्रॉन्ग आर्मी है। इजिप्ट की आर्मी, टर्की की और पाकिस्तान न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया रीजनल ऑर्डर बन रहा है जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल, एक तो ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए लैंडस्केप इसका चेंज हो जाएगा इस रीजन का, वेस्ट एशिया का, और जो सिक्योरिटी कैलकुलस है वो मुकम्मल बदल रहा है और पाकिस्तान उसमें रिलायबल और रेलिवेंट सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आया। लेकिन सऊदी अरब कितनी बड़ी माशी ताकत है और पाकिस्तान की स्टैंडिंग आर्मी आपके सामने वाहिद न्यूक्लियर ताकत है। और इसी तरह से दफाई मामलात में देखें तो उनकी जो कंपनीज हैं, टर्की की है, वो डिफेंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आगे तरफ बढ़ रही है। कमाल किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज के हवाले से। नाटो के अंदर दूसरी बड़ी फौज है, 4,80,000 उनकी फौज है, 6.5 लाख की स्टैंडिंग आर्मी पाकिस्तान के पास है, सऊदी अरब की आर्मी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीजन के अंदर एक मैसेज चला गया कि सऊदी अरेबिया, खाना काबा, मक्का मदीना जो है हॉली साइट्स हैं, उनके सामने पाकिस्तानी टर्क्स खड़े हैं और टर्क्स ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं। पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी, और पाकिस्तानी फौज, हम लोग जो हैं ब्रिटिश एम्पायर के डिसेंडेंट हैं, हमने भी जंगें लड़ी हैं। जी, और अब तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये, और पीछे ये मई वाली जो जंग है, मई वाली तो जंग सबने देख लिया ना। बिल्कुल ऐसा ही अर्बन सेंटर, और ये जो मुआहिदा है इसकी जो अब तकलीफ है वो सिर्फ तेल अवीव में नहीं है, इसका मरोड़ इधर भी उठ रहा है, बॉर्डर क्रॉस भी है, वो तो डेफिनेटली पहले वहीं से उठ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी तकलीफ मोदी हर वक्त गाते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। बिल्कुल। और अगर इजिप्ट भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि इसी महीने के एंड के ऊपर इस्तांबुल के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, अभी कल उनकी बात हुई है फिदान के साथ जो कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है, तो चारों कंट्रीज बैठेंगे जिसमें 3 टॉप मुस्लिम वर्ल्ड की आर्मीज बैठेंगी। मुझे लगता है कि ये रीजन के अंदर ईरान के लिए भी एक मैसेज है कि आप हौथीज को जो है लगाम डालें कि जो वहाँ पे रेड सी में टैंकर्स को हिट करने हैं, क्योंकि हम मुआहदे के तहत फिर उसमें क्लॉज इन्वोक करना पड़ेगी नेटो की तर्ज पे, हम भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों मुल्क जो हैं, याद रखें हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं खित्ते के अंदर, बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, उनका कुर्दिस्तान का मसला है टर्की का, वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो है इराक के अंदर कुर्दिस्तान रीजन पे अटैक करे, क्योंकि वो मामला सेटल करने की तरफ जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप एनर्जी की भी सिक्योरिटी है, देखें पाकिस्तान, हम दोनों कंट्री की, पाकिस्तान टर्की की डिपेंडेंसी है सऊदी अरब के ऊपर है, और सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि यम्बू पोर्ट का, रेड सी का एरिया बंद किया जाए। अब हुर्मुज़ तो बंद है, लेकिन वो 1980 से जो उन्होंने रूट बनाया हुआ है, अगर आप उसको भी करेंगे, अभी तक उस्मान साहब बनाए हुर्मुज़ बंद है, बनाए हुर्मुज़ बंद है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत आप कह लें मैरीटाइम की नेविगेशन हो रही है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के वहाँ पे आपको पता डिप्लॉयमेंट है, उन्होंने तकरीबन 65 अमेरिका ने कल क्लेम किया ईरानी जहाज़ों को वापस भेजा है, और वो कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही बात की है कि मैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा माशी जो है वो प्रेशर जो है एग्जर्ट करने वहाँ के ऊपर जा रहा हूँ। और 4.5 महीने में उन्होंने $7.5 बिलियन कमा लिए हैं, ऑयल के रेवेन्यू से है, और उन मुल्कों पे पाबंदी लगाऊंगा जो ईरान के साथ तिजारत करेंगे, हवाई अड्डे देंगे, ये सारा कुछ है। तो क्या ये लगा सकता है चाइना रशिया के ऊपर पाबंदी? उसमें तो जंग के दौरान ही चाइना वो कर दिया था, 70% ऑफ द ऑयल उनका वो उधर से जाता है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अमेरिका की शिकस्त का आप कह लें कि एक तरह से वो परवाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे मैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक करूंगा, मैं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमला कर दूंगा, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल करने की बात हो रही है, और अब तुम उन इकोनॉमिक सैंक्शंस की प्लेन आ गए थे भाई, बिल्कुल, और अब तुम बात कर रहे हो कि तुम
तुम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओगे, वो तो तुमने 50 साल से लगाई हुई थी, वो हाँ। तो फिर भी थ्राइव कर रहे थे, तो वो तो अमलन काम ही उस तरह से नहीं कर रही। ठीक। तो क्योंकि तो इनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, अब्दुल हई इनके पास असला जो है चला चुके हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड म्यूनिशन था ना वो खिते में नहीं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनका जो वहाँ पे बैड़ी बेड़ा, उसका तो बेड़ा ही तर गया। वो कहता है ना कि बेड़ा तर जाए, बहरी बेड़े का बेड़ा ही तर गया है। तर गया। और वो किस तरह तर गया कि Very आपको good. पता है सबसे बड़ा जो बैरी बेड़ा था इनका, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैरी बेड़ा, 1 लाख टन उसका वजन है। जेराल्ड फोर्ड है, उसके वाशरूम जो है वो क्लॉगिंग हो गई थी है, क्योंकि उसके अंदर वो अपनी वेस्ट वगैरह फेंकते थे और सॉक्स फेंकते थे, क्योंकि रीज़न थी कि जब आपको एंड गेम नज़र ना आए, आप फौजी हैं और आपको पानी के अंदर रख दिया गया, आपने ज़मीन आपने देखी क्या नहीं है, करना है? तो वहाँ पे फिर हिट हुआ, वहाँ के ऊपर आग लग गई, उसको वहाँ से मूव किया गया। और अभी वहाँ पे जो इनका दूसरा बैरी बेड़ा था इब्राहिम लंकन है, वहाँ पे फौजियों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी थी समंदर में। 6 इंसिडेंट हुए हैं। और एक फ़ौजी का जब इंटरव्यू किया गया उसने कहा नॉट टॉयलेटरीज़ की आइटम है, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट नहीं हमारे पास है, साबन हमारे पास नहीं, ड्यूड्रेंट हमारे पास नहीं, गर्म पानी हमारे पास नहीं, न्यूट्रिशन का मसला, हमें खुराक पूरी नहीं मिलती यहाँ के ऊपर। और उसने कहा कि तकरीबन 32 वीक हो गए हुए हैं, हमने ज़मीन नहीं देखी, हमें कहा गया था 3 से 6 वीक का टाइम है और यहाँ के ऊपर हम खड़े हैं। और उन्होंने जो व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी हैं, वहाँ पे अमेरिका में उनके घर वाले एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे लोगों को होस्टेज बना के रखा है, यरगमाल बनाया हुआ उन फौजियों को, वो लड़ना नहीं चाहते सर। उनकी पुअर परफॉर्मेंस हो चुकी है इस कॉन्टेक्स्ट में। और पीट हेक्स है तो ट्रम्प कहते हैं ठीक है। अब वहाँ पे गए हैं एडमिरल ब्रैड कूपर जो कि सेंट कॉम के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट। ये उनके अल्फाज हैं जो वहाँ के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त है। और फिर उसे डिस्पैच किया गया वापस घर। और तीसरा बैरी बेड़ा और तुम्हारा फौजी लड़ना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप, आप देखें खबर आई 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में नहीं गए, छुप के किसके अंदर बैठे गए, वो जो ट्रक है उसके अंदर बैठे गए जो कि खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे देता है, केटरिंग ट्रक में बैठ के भागा डोनाल्ड ट्रंप है। और ये अमेरिका में डिस्कस हो रहा है, एक तरफ से कैमरा दिखा रहा है जहाज़ में चढ़ रहा है और दूसरी तरफ से केटरिंग ट्रक ऊपर आ रहा है, उससे निकल रहा है। और जैसे ही जर्नलिस्ट सारे जो कि गाड़ियाँ पीछे थी, उन्होंने कहा हम अंदर जहाज़ में एंटर हुए हैं, तो कहा गया आपने शीशे नहीं खोलने, बंद रहने दे विंडो सीट के। तो हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है। और उस जहाज़ में डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जेडी वैंस के त्यारे में गया, कोई खबर थी कि एयरफोर्स 1 को ईरानी उड़ा देंगे। और तुम तो कह रहे थे कि तबाह कर दिया हमने, ईरान का सिस्टम है। और फिर इंग्लैंड में जाके जहाज़ बदला है और पहले नहीं माना, पिछले हफ्ते माना कि हाँ मैंने जहाज़ बदला था। तो मुझे बताएं, जो फौजी 9 महीने से समंदर में खड़ा है वो देखता है मेरा सदर भागता फिर रहा है। हाँ, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? वही ना, तो वही बात, लीडरशिप बड़ी मैटर करती है बिल्कुल सर, ये लीडरशिप बड़ी और बात है। हाँ डिमोरलाइज हाँ होते हैं जी, जब बिल्कुल। बंदा लीडर ही आपका बैठ जाए या भागने लग जाए, तो पीछे जो सारी उसकी आवाम लगी हुई है, जो उसकी हुक्म पे चल रही है, उसने क्या करना है? सही बात तो ये है। लीडर बड़ा मैटर और करता है। लीडर मैटर करता है। और यहाँ पे आखिरी बात मैं ज़रूर कह दूँ, लीडर मैटर करता है इसीलिए जो ईरानी अपना आयतुल्ला थे खamenei है, खamenei। अपना घर छोड़ के नहीं गए, उसी में शहीद रहे। हो गए बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन ठीक कह पूरी रहे हैं। कौम को मैसेज दिया कि सबसे पहले मैं शहीद होऊंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। सही कह और रहे हैं। ट्रंप जो है 80 साल की उम्र में भागता फिर रहा है। सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके वंस अगेन, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किए ये सारे Thank you। मामले को, और ख़ुसूसन ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, इस पे भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और जी, जी, ख़ुसूसन हमें कोई भी दुश्मन अनासर हाथ भी क्या उंगली भी ना लगा सके। इसी बिल्कुल, आमीन। खूबसूरत बात के साथ इस पॉडकास्ट का अख्ताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमने इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होंगी, कुछ ना कुछ आपको एजुकेट किया होगा। और अगर आप इसी तरह मज़ीद एजुकेट होना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी एपिसोड्स देके आपकी खिदमत में हम पेश करते रहें। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।